मान के चलो ये एक सेल था हमारा, और ये सेल में क्या हुआ, वायरस आया और एक सेल में हमारे वायरस ने अटैक किया। जैसा अटैक किया, अब जैसे ही वायरस ने इस सेल को अटैक किया, ये सेल क्या करता है ना, ये सेल एक तरह का प्रोटीन बनाने लगता है जिसका नाम है इंटरफेरोन। जिस तरह का पैथोजन आएगा उस तरह का एंटीबॉडीज ये बनाएगा और उस तरह के पैथोजन को मारेगा। जैसे अगर मैं आपको पोलियो वैक्सीन दिया, तो पोलियो वैक्सीन दिया तो आप में ये पोलियो वैक्सीन मैंने आपको जब दे दिया, तो जब पोलियो वायरस आएगा तब आपका बॉडी उस पोलियो वायरस को मारेगा। तो मतलब जो वैक्सीन पोलियो वायरस के लिए बनी थी वो पोलियो को ही मारेगा, जो मीजल्स के लिए बनी थी मीजल्स को ही मारेगा। पहला स्पेसिफिसिटी मतलब चुन चुन के, डाइवर्सिटी मतलब सबको मारता है, मेमोरी मतलब याद करके मारता है। समझ आया कि याद है मुझे कौन है, तू आया था पहले, हाँ तो मुझे याद है। समझ आया, एक्वायर्ड इम्यूनिटी में। और लास्ट है डिस्क्रिमिनेशन, अपना कौन है पराया कौन है। देखिए हम लोगों ने इसे पढ़ा था ना कि 4 तरह के क्या होते हैं अपने बैरियर्स होते हैं इन्नेट इम्यूनिटी के, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर और साइटोकाइन। तो फिजिकल में स्किन एंड एपिथेलियम, ठीक है। फिजियोलॉजिकल में इसी का सिक्रीशन जैसे म्यूकस, एससीएल, सलाइवा, टीयर्स, ये सब होते हैं। स्वेट, ये सब में क्या होते हैं, लाइजोजाइम होते हैं, ठीक है। सेलुलर लेवल में डब्ल्यूबीसी, और इन्नेट इम्यूनिटी में एक्चुअली में इन्नेट इम्यूनिटी में डब्ल्यूबीसी में कौन कौन काम करता है। डब्ल्यूबीसी कितने टाइप के होते हैं, 5, 3 या 5, 2 के होते हैं, ग्रेनुलाइट्स और अग्रेन्युलाइट्स। तो ग्रेनुलाइट्स में क्या क्या आ जाते हैं, जितने भी फील्ड्स है, देखो फील्ड्स वाले में कौन आ जाएंगे, हो गया यहाँ पे, कहाँ गया, हाँ देखो जितने भी फील्ड्स है ना ये सब आ जाएंगे ग्रेन्युलोसाइट्स। जैसे ग्रेन्युलोसाइट्स मतलब दाना। अब मान के चलो एक डब्बा है, अब इस डब्बे में कंची, जानते हो कंची, गोली दाने जैसे होता है, तो वो डालेंगे तो जल्दी भरेगा, पानी डालेंगे तो लेट भरेगा, तो वो डालेंगे ज्यादा स्पेस लेगा। तो फील्स से याद रखो, जो फील करने वाला है, फील कौन कर रहा है, दाना फील कर रहा है, दाना फील कर रहा है। और दाना कहने का मतलब ग्रेन्युलाइट्स, तो ग्रेन्यूल्स मतलब दाने ही होते हैं। तो ये तीनों को हम लोग क्या बोल दिए, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स को हम लोग क्या बोल दिए, ग्रेन्युलाइट्स। और बाकी जो बचे मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स, इसको अग्रेन्युलोसाइट्स। तो डब्ल्यूबीसी होता है, तो ये डब्ल्यूबीसी में ये लोग काम करते हैं। तो वापस इसमें देख लो क्या क्या कि न्यूट्रोफिल्स क्या करता है, ये को फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं और ये एक्चुअली क्या करते हैं, बैक्टीरिया से लड़ते हैं। तो न्यूट्रोफिल्स किससे लड़ता है, बैक्टीरिया से लड़ता है। एक्चुअली 50 to 70% किसका पार्ट होता है, ये व्हाइट ब्लड सेल्स में कौन होता है, यही होता है। उसके बाद लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, लिम्फोसाइट्स 2 तरह के होते हैं, एक बी लिम्फोसाइट्स, एक टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स क्या करता है, समझे, बी लिम्फोसाइट्स क्या करता है, बी सेल एंटीजन, एंटीबॉडीज एंटीजन के लिए क्या बनाता है, एंटीबॉडीज। और टी लिम्फोसाइट्स क्या करता है, डेड सेल्स को, ये सबको क्लीन करता है, मारता है, डेब्री वगैरह को क्लीन करता है। नेचुरल किलर्स भी यही चीज करते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे मोनोसाइट्स क्या होते हैं, ये होते हैं एक तरह के फैगोसाइटिक सेल्स। और ये मोनोसाइट्स आगे चल करके बन जाते हैं मैक्रोफेज। समझ में आया, मैक्रोफेज बन जाते हैं। मतलब कि कहने का मतलब, मान के चलो एक आदमी है, उसके घर वाले पे कोई अटैक कर रहा है, तो अब उसी पे दानव आ जाएगा। तो जैसे कोई अटैक करेगा तो वो आदमी क्या बन गया, दानव बन गया। अब वो लोगों को मारेगा जो अटैक कर रहा है। सिमिलरली यही चीज करता है, मोनोसाइट्स रहता है, इंसान रहता है। बट जैसे ही देखेगा, जैसे देखो ब्लड में ये चल रहा है, जैसे ही देखेगा अच्छा कोई टिश्यू में ऑलरेडी कोई घुस रहा है, कोई जर्म्स घुस रहा है, ये सब बाहर से कोई जर्म्स आ रहे हैं, क्या करेगा, ये टिश्यू से बाहर निकलेगा, ब्लड स्ट्रीम से टिश्यूज में घुसेगा, और टिश्यूज में घुसने के बाद क्या करेगा, ये बन जाएगा दानव, और उस दानव का नाम हो जाएगा मैक्रोफेज। समझ आया। और ये मैक्रोफेज बनकर क्या करेगा, सबको खा लेगा। समझे, ये जैसे सबको खा लेगा, ये क्लियर कर लेगा। तो ये मोनोसाइट्स ईट जर्म्स, क्लियर डेड एंड डेब्री, प्रोटेक्ट द बॉडी। फैगोसाइटोसिस करता है, मतलब उसको खाने का काम करता है,
ठीक है। उसके बाद मोनोसाइट्स, यही है मोनोसाइट्स, आया टिश्यू में माइग्रेट किया। नेक्स्ट इओसिनोफिल्स, ये क्या करता है, हेलमिन से बचाता है हमें। किससे बचाता है, हेलमिन से। और जो बेसोफिल्स होता है ये क्या करता है, एलर्जेन से बचाता है। एलर्जेन से बचाते हुए क्या रिलीज करता है, हिस्टामिन। हिस्टामिन जैसे रिलीज करेगा ये, तो क्या होगा, बॉडी स्वेल करेगा। ठीक है, आगे देखो इसमें क्या है, आप लोग यहां से नहीं पढ़े थे। तो जो चौथा हमारा जो सेल्स होते हैं ना, मतलब जो चौथा जो वो है बैरियर है, वो क्या था, साइटोकाइन था। एक्चुअली साइटोकाइन था। और ये जो साइटोकाइन है, साइटोकाइन में ही, साइटोकाइन 4 तरह के होते हैं। 4 तरह के साइटोकाइंस होते हैं, क्या क्या, इंटरल्यूकिन्स, इंटरफेरोन्स, केमोकाइंस और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर। जिसमें से मैंने बताया था कि ये 3 जो है, 1 2 3, इंटरल्यूकिन्स, कीमोकाइंस और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, ये सब एमबीबीएस में पढ़ते हैं। अब बाकी जो हमें इसमें पढ़ना है 12th में, वो क्या पढ़ना है, इंटरफेरॉन। अभी जो इंटरफेरॉन होता है ना, ये क्या होता है, इंटरफेरॉन क्या है, कोई बताएगा, व्हाट इज इंटरफेरॉन, रूपा, इंटरफेरॉन क्या है, एक तरह का क्या है, जो क्या करता है, किसको, देखो, समझिए 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 समझिए, मान के चलो ये एक सेल था हमारा, और ये सेल में क्या हुआ, वायरस आया, और एक सेल में हमारे वायरस ने अटैक किया। जैसा अटैक किया, अब जैसे ही वायरस ने इस अटैक सेल को अटैक किया, ये सेल क्या करता है ना, ये सेल एक तरह का प्रोटीन बनाने लगता है जिसका नाम है इंटरफेरोन। अब ये इंटरफेरोन एक तरह का प्रोटीन होता है, और ये जो प्रोटीन होता है, ये एक तरह का वार्निंग सिग्नल जैसा काम करता है। कैसा काम करता है, वार्निंग सिग्नल का। ये प्रोटीन निकलेगा और निकल करके कहां चले जाएगा, अपने आसपास वाले सेल्स में। जैसे आसपास के सेल्स में गया, वहां पे एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देगा, किस चीज का, एंटीवायरल लेयर। अब जैसे ये लेयर बनाया, जैसे ये प्रोटीन यहां से निकला, प्रोटीन चले गया कहां पे, सामने वाले सेल्स में। इसको बोला एक वायरस आ रहा है, वो इसको अटैक करने वाला है, आप क्या करो, उससे बचो। तो जैसे कोई बोलेगा हमको तुम बचो, तो मैं क्या करूंगा, घर का दरवाजा गेट वेट बंद करके रहूंगा, वैसे ही रख लूंगा। सेम यही चीज होता है कि जैसे इस सेल्स में अटैक हुआ, यहां से इंटरफेरोन्स निकले और कहां आ गए, इधर आ गए सामने वाले सेल्स में। और सामने वाले सेल्स को क्या बोले, तुम क्या करो, प्रोटेक्ट करो अपने आप को। तो वो क्या किया, एंटीवायरल स्टेट एक्टिवेटेड, मतलब एक ऐसा स्टेट एक्टिवेट हो गया जो वायरस को क्या करेगा, रिपेल करेगा, या वायरस को अटैक होने नहीं देगा। तो समझ आया साइटोकाइन कैसे हमारा हेल्प करता है। साइटोकाइन क्या करता है, साइटोकाइन का जो इंटरफेरोन होता है, जो साइटोकाइन का एक पार्ट होता है, वो एक तरह का प्रोटीन रिलीज करके सामने वाले सेल्स को अर्ली वार्निंग साइन दे देता है, जिससे साइंस क्या हो जाते हैं, जो जिससे ये क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं। अब ये जो इंटरफेरोन होते हैं ना, ये 3 तरह की, इसके बारे में हमें जानना नहीं था, बट होते हैं 3 तरह के, क्या, इंटरफेरोन अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या, स्टेप 1 में क्या था, ये वायरस था, सबसे पहले वायरस, या एंटर किया कहां पे, सेल में। जैसे सेल में किया ना, अब ये सेल का डीएनए है, इसमें क्या करेगा, सेल के डीएनए में आ करके अपना ही डीएनए यहां घुसा देगा। अपना डीएनए घुसा दिया, सेल वाले के साथ मर्ज कर दिया। अब सेल का काम है अपने आप को रेप्लिकेट करना, जो मरे हुए सेल से वापस उसको फिर से बनाना। तो वो डीएनए भी बनाएगा, क्योंकि हर सेल्स में डीएनए होते हैं। तो ये क्या करता है, इनको अपना समझ करके इनको भी रेप्लिकेट करने लगता है। अब जैसे ही इनको ये रेप्लिकेट करने लगेगा, तो वायरस के डीएनए बनने लगे, वायरस बनने लगे। अब बनने लगेगा तब क्या होगा, ये वायरस फिर इसको अफेक्ट करने लगेगा। सेल देखेगा अरे कुछ कुछ अब नॉर्मल से यहाँ पे हो रहा है, तो वायरस इसको अफेक्ट किया। अब जैसे ही अफेक्ट हुआ, ये क्या करेगा, प्रोटीन्स रिलीज कर दिया। ये सब क्या है, इंटरफेरोन्स, प्रोटीन रिलीज कर दिया। अब ये प्रोटीन क्या करेंगे, सामने वाले सेल को देखो वार्निंग सिग्नल दे रहे हैं, वार्निंग सिग्नल दे रहे हैं, वार्निंग सिग्नल देगा, और एंटीवायरल प्रोटीन के वजह से पूरा सेल को, सामने वाले सेल को कोट कर लेगा, प्रोटेक्ट कर लेगा। समझे, अब इसके वजह से क्या होता है ना, ये मारता नहीं है, बस जो वायरस जो अपना रेप्लिकेशन कर रहा था, अपना नंबर बढ़ा रहा था, उसको क्या कर देता है, ये रोक देता है, उसको रोक देता है। तो देखो यहां पे क्या, इंटरफेरेंस डू नॉट डायरेक्टली डिस्ट्रॉय वायरस, कहीं मार रहा है क्या, नहीं मार रहा। दे एक्टिवेट एंटीवायरल डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, एंटीवायरल डिफेंस मैकेनिज्म हो गया ना, यहाँ पे डिफेंस करने के लिए क्या किया, एंटीवायरल कोटिंग यहां पे कर दिया, लेयर बना दिया। ठीक है,
नियर बाई हेल्दी सेल्स। इंटरफेरेंस हेल्प रिड्यूस वायरल स्प्रेड। अब इससे क्या होता है कि जो वायरस स्प्रेड हो रहा था दूसरे सेल्स में उससे कम हो जाएंगे, नहीं हो पाएंगे। इंटरफेरेंस और स्पेसिफिक। अब क्या हो रहा था कोविड वगैरह में, इंटरफेरेंस को ही, जैसे किसी का बॉडी में इंटरफेरेंस बना, किसी को कोरोना हुआ तो किसी की बॉडी में इंटरफेरेंस बना। तो कोविड वगैरह में क्या हो रहा था कि जब किसी का बॉडी लड़ नहीं पा रहा था तो उसी के बॉडी के जिसका बॉडी थोड़ा इफेक्ट था कोरोना से और वो बच गया, अब उसको कोरोना नहीं है, तो उसका बॉडी क्या हुआ था, इंटरफेरेंस बनाया। उसके बॉडी बने होंगे उसके बॉडी में, उसी इंटरफेरेंस को निकाला और किस में डाल दिया, जिसका बॉडी कमजोर है, जिसका इम्यूनिटी कमजोर है उसमें डाल दिया। तो इंटरफेरेंस को भी ट्रांसफर किया जा रहा था कोविड में ताकि उसका बॉडी क्या करे, लड़े और बाकी के जो सेल्स जो अनअफेक्टेड है उसको अफेक्ट ना हो सके। ठीक है, यही हो रहा था। इसे बोल रहा है इंटरफेरेंस और स्पीसीज स्पेसिफिक, कहने का मतलब ह्यूमन का इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस और एंटीबॉडीज दो अलग अलग चीज है। आज पढ़ाएंगे आगे चल के एंटीबॉडीज के बारे में। एंटीबॉडीज हम डाल सकते हैं, जैसे घोड़ा में क्या किए, घोड़ा को सांप काटा, घोड़ा का बॉडी क्या करेगा, एंटीबॉडी बनाएगा उसे लड़ने के लिए। मान के चलो घोड़ा बच गया, एंटीबॉडी पूरा बना दिया, घोड़ा बच गया। अब लोग क्या करते हैं ना, वही घोड़ा जाते हैं, घोड़ा का ब्लड लेते हैं। हाँ सुनो तो सही, घोड़ा का ब्लड लेंगे, उसके बॉडी में क्या बना हुआ है, एंटीबॉडीज बना हुआ है उस सांप से लड़ने का, एंटीबॉडीज बना हुआ। उसी एंटीबॉडी को जब आपको किसी को कभी सांप काटे, आप जब हॉस्पिटल में जाओ तो वही एंटीबॉडीज को डाल देंगे और आप क्या होंगे, एंटीबॉडीज से बच जाएंगे। समझ आया? तो एंटीबॉडीज आर नॉट स्पीसीज स्पेसिफिक बट इंटरफेरेंस आर स्पेसिफिक। है मतलब इंसान का जो एंटीबॉडीज है, जो इंटरफेरेंस है वो इंसान में ही जाएगा, कुत्ते बिल्ली का इंसान में नहीं आ जाएगा वहीं, लेकिन एंटीबॉडीज जो होता है वो डाला जा सकता है। समझे? इसी तरह एंटीवेनम बनाया जाता है, क्योंकि एंटीबॉडीज अगर सांप के उससे लड़ रहा है, और बताते हैं ऐसे बहुत सारे जो एंटी वेनम बनाते हैं, मतलब सांप से लड़ने का दवा बनाते हैं ये लोग, बहुत सारे कंपनीज घोड़ा वगैरह पाल के रखते हैं। घोड़ा का इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होता है, उसको पाल के रखते हैं और जिंदगी भर। आप लोग अकबर में सीरियल में देखे होंगे कि विष कन्या के बारे में सुने होंगे, वो सांप का जहर लेती है। तो उसी तरह ये लोग क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा जहर क्या करते हैं, घोड़े में सांप का हल्का हल्का, जितना बॉडी उसका लड़ सके उसको डालते जाते हैं। थोड़ा थोड़ा डालते 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 बॉडी क्या होता है, घोड़े का एंटीबॉडीज बनाने लगता है और बार बार उससे लड़ने लगता है। तो जब रियल में कोई सांप काटेगा तो ऑलरेडी एंटीबॉडीज बने हुए हैं। ये सारे एंटीबॉडीज बनाने के बाद ये लोग क्या करते हैं, निकालते हैं और बेचते हैं एज अ एंटीवेनम। जब कोई रियल में किसी को सांप काटेगा तो वही एंटीवेनम को, एंटीबॉडीज को डालेगा और वो एक तरह का एंटीबॉडीज होगा, क्योंकि इस तरह का सांप से लड़ने का कैपेसिटी उस घोड़े में आ चुका था थोड़ा 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 करके। ठीक है, तो यही पहले जो चाणक्य वगैरह थे ना, तो चाणक्य को बोला जाता है कि वो ये विष कन्या के विज्ञान में, पॉइजन के विज्ञान में, पॉइजन के साइंस में बहुत ही ज्यादा माहिर थे। पॉइजन को बहुत समझते थे चाणक्य। तो जब पॉइजन को बहुत उसके बारे में समझते थे तो क्या करते थे, यही एक कॉन्सेप्ट दिए थे विष कन्या का, कि लड़की लोग को क्या करो, सुंदर सुंदर लड़की को, अकबर के सीरियल में कभी देखना, जोधा अकबर में भी रहती, बेनज़ीर नाम था उसका, तो उसमें वो थी। तो ये लोग को बचपन से ही हल्का हल्का जहर दिया जाता है, हल्का हल्का जहर, इतना जहर दिया जाता है कि उसका बॉडी झेल सके, उसका बॉडी एंटीबॉडीज उसका बना सके। थोड़ा 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 जहर ले करके जब थोड़ा थोड़ा दिया गया, एक टाइम में आ जाता है, हम लोग का बॉडी आदी हो जाता है, क्योंकि बॉडी पूरा क्या हो गया, विषैला हो गया, एंटीबॉडी से हो गया। अब जब रियल में जब वो काटे वटेगी किसी को तो वो जख्मी हो जाएगा, उस पर वो जहर चल जाएगा, बट सामने वाले में तो एंटीबॉडीज है नहीं। ठीक है, इस तरह से होता है। हो गया? तो ये होते हैं हमारे इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस पता चला इंटरफेरेंस के बारे में। अब हमें किस में पढ़ना है, अब हमें घुसना है एक्वायर्ड इम्यूनिटी में। ठीक है, अब हमें किस में घुसना है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी में। अब ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, इसके कुछ कुछ फीचर्स है। क्या फीचर्स है एक्वायर्ड इम्यूनिटी के? जैसे एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहने का मतलब ये है कि ये पैथोजन स्पेसिफिक है। आप लोग इसमें देखे होंगे इनेट इम्यूनिटी में स्पेसिफिक नहीं था, वो नॉन स्पेसिफिक था, मतलब सबको एक ही तरीके से मार रहा है। बट एक्वायर्ड इम्यूनिटी ये पैथोजन स्पेसिफिक होता है। ठीक है, ये हर किसी को अलग अलग तरीके से मारेगा। अब ये होता है क्या, एक तरह का ये पैथोजन स्पेसिफिक होता है, और साथ ही साथ
इसको पता कैसे चलेगा कि हमें कौन सा एंटीबॉडीज बनाना है एक्वायर्ड इम्यूनिटी में? जब पैथोजन अटैक करेगा तब ना पता चलेगा कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी को अब मुझे कौन सा पैथोजन बनाना है। तो उसी तरह यही बोला जा रहा है कि इट डेवलप्ड आफ्टर एक्सपोजर टू अ पैथोजन। पैथोजन मतलब अगर वायरस आया है कि बैक्टीरिया आया है, ये जब अटैक होता है उसके बाद इसको पता चलता है कि इसको किस तरह का एंटीबॉडीज बनाना है, वायरस का बनाना है कि बैक्टीरिया का बनाना है। खैर अब इसमें देखते हैं। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहने का मतलब ये है कि हमें जन्म से नहीं मिलता, हमारा बॉडी क्या होता है, डेवलप होता है। अब एक बात बताते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी में आप लोग देखे होंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी में कि वैक्सीन के थ्रू जो इम्यूनिटी आ रहा है, मतलब दवा वगैरह लेने के बाद जो इम्यूनिटी हमारे में डेवलप हो रही है उसको हम लोग एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोल देते हैं। एक चीज इसमें और है, क्या है कि जैसे मान के चलो मुझे वायरस ने अटैक किया, अटैक मुझे किया, अब कुछ दिन तक क्या होगा, मैं बीमार पड़ूंगा, लेकिन कुछ दिन के बाद सही हो जाऊंगा, जैसे कोरोना के टाइम सबके साथ हो रहा था। तो कुछ दिन के बाद बॉडी हमारा क्या करेगा, एंटीबॉडीज बना लेगा। नेक्स्ट टाइम फिर से जब वो सेम कोरोना आया या सेम वायरस आया तो मेरे बॉडी में ऑलरेडी क्या है, एंटीबॉडीज बने हुए हैं, ऑलरेडी बने हुए हैं। तो अब समझो यहां पे जो ऑलरेडी एंटीबॉडीज बने हुए हैं सेम काइंड ऑफ बीमारी के लिए, मतलब वायरस आया था तो वायरस के एंटीबॉडीज बने हुए थे। अब ये इनेट होगा कि एक्वायर्ड होगा? एक्वायर्ड ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि सेम स्पेसिफिक हमने क्या कर रहे हैं ना, हमारे पास स्पेसिफिक एंटीबॉडीज है और हम उस स्पेसिफिक एंटीबॉडी से क्या कर रहे हैं, उस वायरस को मार रहे हैं। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि जरूरी नहीं है कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी हम सिर्फ वैक्सीन ले या दवा ले उसके बाद ही हमारे पास एक्वायर्ड इम्यूनिटी आएगा। एक्वायर्ड इम्यूनिटी नेचुरल भी हो सकता है, क्योंकि पहला बार जब अटैक किया तब हमारा बॉडी एंटीबॉडीज बना लिया, अब नेक्स्ट टाइम जब सेम चीज अटैक करेगा तो मेरे पास ऑलरेडी मेरे बॉडी के पास क्या है, उस वायरस को मारने के लिए हमारे पास एक एंटीबॉडीज है, हम उसी वायरस के एंटीबॉडीज से क्या करेंगे, उसको मार देंगे। समझिए? अब आते हैं इसके कुछ कुछ फीचर्स होते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी के। इसके क्या क्या फीचर होते हैं? स्पेसिफिसिटी। पहला क्या फीचर है? स्पेसिफिसिटी। इसका मतलब यह होता है कि ये क्या करता है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी रिकॉग्नाइज एंड अटैक्स ओनली ए स्पेसिफिक पैथोजन। कहने का मतलब है कि अगर मान के चलो मैं आपको वैक्सीन दूं, मीजल्स का वैक्सीन दूं या पोलियो का वैक्सीन दूं, जिस तरह का पैथोजन आएगा उस तरह का एंटीबॉडीज ये बनाएगा और उस तरह के पैथोजन को मारेगा। जैसे अगर मैं आपको पोलियो वैक्सीन दिया, तो पोलियो वैक्सीन दिया तो आप में ये पोलियो वैक्सीन मैंने आपको जब दे दिया तो जब पोलियो वायरस आएगा तब आपका बॉडी उस पोलियो वायरस को मारेगा। तो मतलब जो वैक्सीन पोलियो वायरस के लिए बनी थी वो पोलियो को ही मारेगा, जो मीजल्स के लिए बनी थी मीजल्स को ही मारेगा। समझ में आया? अलग अलग नहीं मारेगा। तो ये स्पेसिफिक होते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है? स्पेसिफिक, चुन चुन के मारेगा। जैसे उसी दिन बताए थे, कोई वो पाकिस्तान बॉर्डर में, कोई बांग्लादेश बॉर्डर में, तो पाकिस्तान बॉर्डर में बीएसएफ रहता है, बांग्लादेश बॉर्डर में आईटीबीपी रहता है, उसके बाद नेपाल बॉर्डर में एसएसबी रहता है, अलग अलग। कोई इंडस्ट्रियल एरिया वहां पे सीआईएसएफ रहता है। तो हर एक जगह के लिए हमने क्या किया, अलग अलग एंटीबॉडीज या फिर हमारे सोल्जर्स को लगा दिए। तो यही हमारे क्या होते हैं, बॉडी के एंटीबॉडीज होते हैं, ये सोल्जर्स होते हैं। तो स्पेसिफिसिटी होता है। दूसरा डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी एक्वायर्ड इम्यूनिटी करने का मतलब क्या? इसका मतलब है कि ये जरूरी नहीं है कि पोलियो वायरस आए तो पोलियो से ही बचाए हमें। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में ये होता है कि हमें अलग अलग तरह के वायरस बैक्टीरिया से बचाता है। तो डाइवर्सिटी कहने का मतलब होता है विभिन्न प्रकार के पैथोजन से एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या करता है, हमें बचाता है। ठीक है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या करता है, इसका पहला फीचर है स्पेसिफिटी, मतलब चुन चुन के बचाएगा, लेकिन सबसे बचाएगा। जब चुन चुन के बचाएगा स्पेसिफिसिटी, जब सबसे बचाएगा तो डाइवर्सिटी। और जब पहला बार अटैक किया हमारे बॉडी को तो हमारा बॉडी थोड़ा बहुत दिन बीमार रहा, वायरस बैक्टीरिया अटैक किया, 14-15 दिन बाद सही हो गए। लेकिन नेक्स्ट टाइम से जब वही सेम वायरस बैक्टीरिया हमें अटैक करेगा तो हमारा बॉडी ऑलरेडी क्या किया है, एंटीबॉडीज बना चुका है, और क्या करेगा, उसी एंटीबॉडी से क्या करेगा, उसको मारेगा। तो हमें पता नहीं चलता, हम बीमार जब पड़े, जब दूसरे बार जब अटैक, पहला बार जब अटैक किया जब तक हमारा बॉडी नहीं बनाया तब तक हमें पता चला, हम बीमार पड़े। लेकिन जब नेक्स्ट टाइम सेम चीज अटैक किया हम बीमार नहीं पड़ेंगे, क्योंकि हमारा बॉडी ऑलरेडी पहचान चुका था। तो पहचाना कैसे? मेमोरी से। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी का तीसरा फीचर क्या है, मेमोरी। पहला स्पेसिफिसिटी, मतलब चुन चुन के। डाइवर्सिटी मतलब सबको मारता है, ठीक है, अलग अलग टाइप के मारता है। मेमोरी मतलब याद करके मारता है।
समझ आया कि याद है मुझे कौन आया, तू आया था पहले, हाँ तो मुझे याद है, समझ आया, एक्वायर्ड इम्यूनिटी में। और लास्ट है डिस्क्रिमिनेशन, अपना कौन है पराया कौन है। अब मान के चलो बैक्टीरिया आया, तो सैल्मोनेला टाइफी भी एक तरह का बैक्टीरिया है ना। अब जब बैक्टीरिया है और लैक्टोबैसिलस भी एक बैक्टीरिया तो हमारे बॉडी में लैक्टोबैसिलस का जरूरत है, और हमारे बॉडी में अच्छा बैक्टीरिया माना जाता है तो दोनों बैक्टीरिया, तो मेरा कौन सा है दूसरा कौन सा है, फर्क है। तो सैल्मोनेला टाइफी को मारेगा और बैसिलस का आरती उतारेगा कि भाई तू और आ जा। और लैक्टोबैसिलस बनाने के लिए बैक्टीरिया में जिसको डाइजेशन वगैरह का इश्यू होता है, डॉक्टर दवा देता है कि ले इससे बैक्टीरिया बनेगा, समझ आया। तो वो बैक्टीरिया जब बनेगा तो उसके गट के लिए वो अच्छा होता है, तो जिसके बॉडी में वो कम बैक्टीरिया होता है। अब जब एंटीबायोटिक बहुत ज्यादा आदमी खाता है, कुछ बीमारी हो एंटीबायोटिक खा लिया, कहीं भी जाओ हाँ एंटीबायोटिक लिया, सर्दी हो एंटीबायोटिक खा के आ गया, तो बॉडी में अच्छा बैक्टीरिया भी तो है। एंटीबायोटिक कहने का मतलब क्या होता है, बायोटिक मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, और एंटीबायोटिक मतलब उसको मारने वाला। वेनम मतलब होता है जहर, और एंटी वेनम मतलब उसको मारने वाला। वायरस मतलब वायरस, और उसको मारने वाला एंटीवायरस। तो जब हम एंटीबायोटिक खाते हैं तो ये तो मर जाएंगे, लेकिन वो एंटीबायोटिक हमारा जो अपना बॉडी का जो अच्छा बैक्टीरिया है उसको भी मार देता है, समझ आया। तो मैंने आप लोगों को बताया था, अभी बहुत सारे लोग क्या किए हैं, पेन किलर लेने लगे हैं कि दर्द हो रहा है पेन किलर ले लो। पेन किलर बहुत लोग लेते हैं, दर्द हो रहा है पेन किलर। इस पेन किलर में होता है डाइक्लोफेनाक। क्या होता है डाइक्लोफेनाक, पेन किलर का नाम है, होता है इसमें। अब ये क्या करता है ना, जैसे हम पेन किलर लिए, अब हम खाएं, अब हम खा लिए, अब हमारे अंदर ही है वो, हमारा बॉडी। पेन किलर बहुत ज्यादा किडनी को सप्रेस करता है, किडनी को बहुत मुश्किल से किडनी उसको वो डाइजेस्ट कर पाता है किसी भी पेन किलर को। तो हम जो पैरासिटामोल है जो भी खा लेते हैं इजीली, अभी तो ठीक चलता है, बट बहुत ज्यादा एज हो जाएगा तो उस समय खाने में मना किया जाता है कि ये सब पेन किलर वगैरह ज्यादा नहीं लेना, तो आदमी खा रहा है। तो अब मैंने उस दिन आपको बताया था ना कि जो पारसी कम्युनिटी होता है उसमें जो होते हैं क्या होते हैं, उसमें उनके बॉडी को जलाया नहीं जाता, उनके बॉडी में उनको वहां पे बॉडी में रखा जाता है, टावर ऑफ पीस बोलते हैं वहां पे, जहां पे उन जगह में रखा जाता है वहां पे जाकर के रख दिया जाता है। और जो वल्चर्स है, वल्चर्स कहने का मतलब वल्चर्स, इसको बोलते हैं गिद्ध, चील को बोलते हैं ईगल, बट वल्चर्स जो होते हैं, हाँ गिद्ध ऐसे करके बोलते हैं। अब ये जो गिद्ध होते हैं, वल्चर्स होते हैं, ये आते हैं उसको खाते हैं, बट उनको मिलता, जब खाएंगे तो किडनी उडनी सब खाएंगे, और किडनी ऑलरेडी पहले से फंसा के रखा है डाइक्लोफेनाक, जो पेन किलर आदमी खाया है। अब वो डाइक्लोफेनाक चले गया उस वल्चर के बॉडी में, और वल्चर का किडनी फेल कर देता है वो, समझे, उस वल्चर का ही वो किडनी फेल कर दिया, वो खुद ही नहीं पचा पाया उसको। अब जब नहीं पचाया तो खत्म हो गया, उसका भी किडनी होगा, खत्म हो गया। इसलिए वल्चर्स का संख्या कम होते जा रहा है, और वो लोग टेंशन हो रहा है। अब हमारा जो परंपरा है ऐसा बॉडी रखने का कि वल्चर्स आए खाएं, अब कैसे कौन खाएगा उसको, कैसे देख रहे हैं सब। क्या, हाँ बोलिए बोलिए अनिशा। अभी भी रखते हैं ऑफ कोर्स, अभी ये रतन टाटा जी हुआ था तो वही चीज, सेम चीज हुआ ना। हाँ रतन टाटा इज ऑल्सो पारसी, ठीक है, पारसी कम्युनिटी, जॉन अब्राहम इज ऑल्सो पारसी, ठीक है, रतन टाटा भी हमारे पारसी ही हैं, तो पारसी कम्युनिटी से हैं, तो पारसी कम्युनिटी में यही होता है। यस, हाँ जाइए, समझे, ये होता है। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी के चार क्या क्या फीचर्स, स्पेसिफिसिटी, डाइवर्सिटी, मेमोरी एंड डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, सेल्फ वर्सेस नॉन सेल्फ, मतलब हमें इसके पता है कि मेरे अपने कौन से हैं और दूसरे कौन से हैं, ठीक है, यही होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी में। नेक्स्ट, अब देखिए हमारा जो बॉडी रिस्पॉन्स करता है ना, हमारा जो बॉडी रिस्पॉन्स करता है किसी भी इम्यूनिटी को, मतलब कोई भी बीमारी आता है तो हमारा बॉडी दो तरीके से उसमें रिस्पॉन्स करता है। पहले को बोलते हैं हम लोग प्राइमरी इम्यूनो रिस्पॉन्स, और दूसरे को बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी इम्यूनो रिस्पॉन्स। हमारा बॉडी कितने तरीके से रिस्पॉन्स करता है, दो तरीके, कोई भी बीमारी हमारे हमारे पास अंदर में आया तो दो तरीके से रिस्पॉन्स करेगा, उस बीमारी से लड़ने का दो तरीका है, ठीक है, उस दो तरीके के वो प्रोसीजर को वो फॉलो करेगा। पहला क्या है, पहला यहां से समझिए, चलिए यही बना रहे थे, प्राइमरी इम्यूनो रिस्पॉन्स, PIR, ठीक है, SIR मतलब सेकेंडरी इम्यूनो रिस्पॉन्स।
प्राइमरी में क्या होता है? प्राइमरी में ये होता है, मान के चलो ये बॉडी है, मान के चलो ये किसी का बॉडी है और एक पैथोजन है यहाँ पे। पैथोजन कहने में मतलब वायरस बैक्टीरिया कुछ भी हो सकता है। मान के चलो मेरा बॉडी है, वायरस पैथोजन यहाँ पे पड़ा हुआ है। ये वायरस पैथोजन क्या करता है, जो वायरस बैक्टीरिया जो भी पैथोजन है ये क्या करता है, ये हमारे बॉडी में एंटर करता है। ठीक है, हमारे बॉडी में एंटर किया। जैसे ये हमारे बॉडी में एंटर करेगा तो मैंने बताया था जैसे कि कोई वायरस बैक्टीरिया कुछ भी, तो इसमें एक ग्रुप होता है, मतलब सॉरी एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एंटीजन बोलते हैं। एक तरह का प्रोटीन होता है, किसी किसी में एक तरह का ग्लूकोज भी होता है एंटीजन, तो मोस्टली प्रोटीन वगैरह होते हैं। तो एंटीजन क्या होता है, हमारे बॉडी में जैसे ये पैथोजन आया तो हमारा बॉडी देखेगा कुछ एंटर हुआ है, तो उसके लिए खतरा क्या है, वो पैथोजन खतरा है या एंटीजन खतरा है? एंटीजन खतरा है। वो एंटीजन को पहचानता है कि हाँ ये एंटीजन खतरा है। तो हमारे बॉडी में मैंने बताया था क्या, लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स कितने, मोनोसाइट्स लिम्फोसाइट्स थे। लिम्फोसाइट्स दो तरह के, बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स। तो बी लिम्फोसाइट जो होता है ना वो एक्टिवेट हो जाता है। जैसे आया मेरे बॉडी के अंदर, मान के चलिए वायरस बैक्टीरिया अंदर हुआ, मेरे बॉडी में कौन एंटर कर गया, मेरे में कौन एक्टिवेट हो गया, बी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, हम कोशिश करेंगे, राजन आप लिख लेंगे ना, आप कैसे लिखोगे, हम क्योंकि ये कोशिश करें कि इस क्लास में जैसे जून, ये फरवरी में ही स्टार्ट हो जाता है 12th का, चालू हुआ अभी कब हुआ है, जून वगैरह में हुआ है, तो 4 महीना हम लोग लेट चल रहे हैं। तो हम वही कोशिश कर रहे हैं कि सोच रहे हैं कि जो ग्रुप वगैरह बना है उसमें नोट्स डालें, जिसको आप अपने कॉपी में उतारो और यहाँ पे हम क्या करें, जो भी पढ़ाए उसका नोट्स उससे रिलेटेड डाल दें, तो उस पर लिख लो आप लोग कॉपी में, और यहाँ पे हम लोग फटाफट पढ़ते हुए चले, क्योंकि महीना भर हो गया एक ही चैप्टर में घुसे हुए। हाँ तो हम कर देंगे वो, दैट इज नॉट, आप कैसे करोगे, कॉपी ले लीजिएगा किसी से, है ना, दे दीजिएगा उसको, ठीक है, उसके पास फोन है, ठीक है, रखता नहीं है अलग बात है। चलिए अब देखो, हाँ बताते हैं क्या, जैसे बॉडी था हमारे बॉडी में, एक पैथोजन था, वो एंटर हमारे बॉडी में किया। अब जैसे हमारे बॉडी में एंटर किया, अब मेरे बॉडी का लिम्फोसाइट्स देखेगा कुछ एंटर हुआ है, और लिम्फोसाइट्स में भी कौन देखेगा, बी देखेगा। जैसे दो गार्ड हैं, तो किसी को बोल दिया कोई अगर ऑफिस के अंदर घुसे तो उसको देखना, और कोई अगर वहां से एंटर करे तो तुम उसको देखना, दोनों गार्ड ही हैं, दोनों लिम्फोसाइट्स ही हैं। तो मैंने बोल दिया बाहर में है जो उसका नाम बी वाला है, तो जो पहले सबसे एंटर करेगा बी वाला उसको देखेगा। तो बी लिम्फोसाइट्स क्या करता है, देखता है कि अच्छा बेटा कौन आया है, ये यहाँ का नहीं लग रहा है, ये कहीं और का लग रहा है, ठीक है, अपना अपना नहीं है ये, ठीक है, अपना नहीं है। अब ये इसको देखेगा बी लिम्फोसाइट्स, ये क्या करेगा, जैसे आएगा इसको पकड़ेगा कि अच्छा मेरे बॉडी में घुस रहा था, पकड़ा, और जैसे इसको पकड़ा ना, अपने आप को ये तोड़ना चालू करता है दो भाग में, ठीक है, अपने ही आपको बी सेल जो है ना, बी लिम्फोसाइट्स बोले चाहे बी सेल बोलो, अपने आप को तोड़ता है कितने भाग में, दो भाग में, उसको पकड़ने के बाद। पहले भाग को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा सेल, पहले भाग को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा सेल, और दूसरे को बोलते हैं मेमोरी सेल। ये चालू तो है ना, ठीक है। तो पहले भाग को अपने जैसे कुछ घुसा, बी लिम्फोसाइट्स पकड़ेगा और अपने आप को क्या करेगा, उसको पकड़ेगा, जकड़ करके अपने आप को दो पार्ट में बांटेगा, अपना सेल डिवीजन करेगा दो पार्ट में, एक को करेगा क्या, प्लाज्मा सेल बनाएगा, और दूसरे को बनाएगा क्या, मेमोरी सेल। अब ये जो प्लाज्मा सेल है ना, ये क्या करता है, ये एंटीबॉडीज बनाता है, कि देखते हैं कौन सा एंटीजन आया है, अच्छा ये वाला एंटीजन है, अच्छा इसके लिए ये वाला एंटीजन चाहिए, तो इसको बनाने में भी टाइम लगता है, इसलिए आपके बॉडी 13 से 14 दिन लगता है, ठीक है, 6 से 7 दिन में थोड़ा बहुत ज्यादा पीक पे पहुंचेगा बीमारी, उसके बाद धीरे धीरे कम होते चलेगा। तो आपका बॉडी धीरे धीरे क्या किया है, एंटीबॉडीज आपका बॉडी बना रहा है। तो प्लाज्मा सेल क्या करता है, एंटीबॉडीज बनाता है। और ये जो प्रोसेस है, उसी का फोन बज रहा है अभी बोला रखते नहीं अच्छा बात करने के लिए, ठीक है, अच्छा बात है, वैसी फोन सब रख लेना आगे चलिए। हमको लगता है कि ऐसा, मतलब एक अभी एक वो था साइंटिस्ट कोई था, तो ऐसे बहुत चला रहा था फोन, ये सब हमारे पास जो ये सब फोन है, तो वो रख लिया ऐसा बटन वाला छोटा वाला। उसके बाद वो ये बोला ना कि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं रियल लाइफ में जी रहा हूं, वरना जब तक मेरे पास ये फोन था तो मुझे लगता है मैं रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करता हूँ, दिन भर फोन चला रहा हूँ, बहुत ज्यादा याद करने में दिक्कत हो रहा है, क्योंकि रील आप बार बार देखते रह रहे हो, तो याद करने में वो फोन रहेगा। और बोलता है मैं बहुत बोरिंग फील कर रहा हूँ, जैसे कभी फोन नहीं रहेगा ना आप लोगों के पास, डिस्चार्ज हो गया और कहीं अगर बैठा रहना और उस समय डिस्चार्ज हुआ, देखना दिन बहुत लंबा है,
फिर बहुत दिन लंबा लगेगा है ना। तो मतलब मुझे लग रहा है कि मेरा लाइफ वापस मेरे पास आ गया है ऐसे। तो महाराष्ट्र का एक गांव है, महाराष्ट्र का एक गांव है जहां पे एक वो लोग रूल फॉलो कर रहे हैं, एक किसी चीज कल्चर फॉलो कर रहे हैं, किस चीज का, डिजिटल फास्टिंग का। डिजिटल फास्टिंग कहने का मतलब जितना भी डिजिटल डिवाइसेस है, जैसे फोन है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, टीवी है, हम उसका फास्टिंग करेंगे, मतलब उसका यूज उस दिन नहीं करेंगे। और हफ्ते में वो लोग एक दिन करते हैं डिजिटल फास्टिंग, समझे, यूज ही नहीं करेंगे, दैट इज नोन एज डिजिटल फास्टिंग। हम लोग नॉर्मल फास्टिंग करते हैं इसमें हम लोग खाना नहीं खाते, कुछ फूड फास्टिंग करते हैं, वो लोग डिजिटल फास्टिंग कर रहे हैं, समझे। अब देखो घुसा, तो जो प्लाज्मा सेल जो एंटीबॉडीज बनाया, प्लाज्मा सेल जो एंटीबॉडीज बनाया, इसी प्रोसेस को बोलते हैं द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज बाय प्लाज्मा सेल, इसी प्रोसेस को बोलते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी। क्या? ह्यूमरल इम्यूनिटी। समझ में आ गया? ह्यूमरल इम्यूनिटी आपके बुक में दिया हुआ है, ह्यूमरल इम्यूनिटी। तो कहने का मतलब क्या? द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज बाय प्लाज्मा सेल। और ये मेमोरी सेल जो है ना, अभी इसका रोल है, बहुत बड़ा रोल है, ये याद कर लेगा कि कौन सा एंटीबॉडीज हम बनाए हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आए तो आपको वापस बनाना ना पड़े। जैसे मुझे कुछ नोट्स चाहिए, मुझे कुछ इमेज जनरेट कराना है, जैसे मैं ये सब जैसे इमेज जनरेट करवाता हूँ किसी से, अपना एआई वगैरह से, अगर मैं ये इमेज जनरेट कराता हूँ तो मुझे बार बार एआई को बोलना ना पड़े, जिसकी वजह से मैं अपना प्रॉम्प्ट्स वगैरह जो है मैं अपना किनारे रख लेता हूँ कि मैं ये प्रॉम्प्ट्स है, मैं नेक्स्ट टाइम एआई में जाऊंगा सेम प्रॉम्प्ट में क्या करूंगा, पेस्ट कर दूंगा। लेकिन जब पहली बार प्रॉम्प्ट बना रहा था, ये इमेज बना रहा था, उस समय मुझे मेहनत करना पड़ा था, उसके बाद मैंने सेव करके रख लिया, अब मैं उस प्रॉम्प्ट को देता हूं। तो सिमिलरली यहां पे ये क्या करता है कि जो पहला बार हो रहा है ना, पहला बार में इसको दिक्कत हो रहा है, प्लाज्मा सेल को पहला बार कोई बीमारी आया, पहला बार प्लाज्मा सेल, ये बी लिम्फोसाइट दो पार्ट में टूटेगा, पकड़ेगा पहले, फिर टूटेगा, टूटने के बाद प्लाज्मा सेल में बटेगा और मेमोरी सेल में बटेगा। प्लाज्मा सेल क्या बना देगा? एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज बनाएगा, इसी प्रोसेस को ह्यूमरल इम्यूनिटी कह देते हैं। और दूसरा जो मेमोरी सेल है उसको याद करके रखेगा, समझ में आ गया? उसको याद करके रखेगा कि कौन सा है बेटा, अभी बताते हैं तू नेक्स्ट टाइम, ठीक है, याद करके रख लिए। अब आओ नेक्स्ट टाइम, अब सेकेंडरी इम्यूनो रिस्पॉन्स, मतलब दो तरीके से हमारा बॉडी रिएक्ट करता था। तो पहला बार जब वायरस बैक्टीरिया अटैक किया तो वो पता चला एंटीबॉडीज बन गया। अब दूसरा बार मान के चलो, सेकेंड टाइम क्या हुआ, सेकेंड टाइम फिर से वही बैक्टीरिया या वायरस आया, सेम पैथोजन, पैथोजन जो बीमारी हमारे में क्रिएट करता है वो पैथोजन हो गया, वापस दूसरा बार में आया, हमारे बॉडी में घुसा, मतलब सेकेंड एनकाउंटर किया, वापस क्या होगा ना, अपना एंटीजन लेकर के आया अंदर हमारे बॉडी के। अब हमारा बॉडी का जो मेमोरी सेल है वो देखेगा, अच्छा ये तो वही एंटीजन है जिसका कुछ दिन पहले बनाए थे हम, देख लेगा। ये मेमोरी सेल क्या किया, देख लिया, इस एंटीजन को पहचान लिया। ये जो पहचाना ना, ये जो मेमोरी सेल पहचान करके ये क्या किया, इसको पहचाना, जो मेमोरी सेल पहचाना, इसी पहचानने के प्रोसेस को, या ये जो पहचानने का जो रिस्पॉन्स है, ये जो पहचानने का रिस्पॉन्स है, इसी को बोलते हैं हम लोग एमनेस्टिक रिस्पॉन्स। क्या बोलते हैं? एमनेस्टिक रिस्पॉन्स। कौन? जो मेमोरी सेल हमें इसको पहचानता है, जैसे इसको पहचाना ये कौन एंटीजन है, इसको पहचान लिया। अब ये जो मेमोरी सेल है ना, ये क्या करेगा, फट से अब ये कन्वर्ट होगा प्लाज्मा सेल में, क्योंकि प्लाज्मा सेल ही क्या बनाता है, एंटीबॉडीज, और मेमोरी सेल क्या करता है, याद करता है। तो जैसे ये घुसा एंटीजन, मेमोरी सेल क्या किया, इसको पहचान लिया और कन्वर्ट किस में हो गया, प्लाज्मा सेल में। और क्या बोला कि मुझे पता है इसको किस तरह का एंटीबॉडीज चाहिए, ये कौन से हथियार से मरेगा, मुझे पता है इसका पासवर्ड क्या है। ये प्लाज्मा सेल को बोलेगा, खुद ही कन्वर्ट होकर के क्या प्लाज्मा सेल में बनेगा और सेम तरह का एंटीबॉडी बनाएगा, इसको पता था कौन सा एंटीबॉडीज बनाना है, और वही एंटीबॉडीज को क्या करेगा, एंटीजन को मार देगा। तो ये दो तरह का प्रोसेस होता है जब हमारा बॉडी किसी भी पैथोजन से या किसी बीमारी से लड़ता है, प्राइमरी ये इम्यूनो रिस्पॉन्स और सेकेंडरी में, ठीक है। तो प्राइमरी वापस फिर से एक बार देख लेते हैं। प्राइमरी में बॉडी है, पैथोजन है, पैथोजन बॉडी के अंदर एंटर किया, पैथोजन में जो एंटीजन है वो एंटीजन को कौन करता है, बी लिम्फोसाइट देखता है, इसको पकड़ लेता है, और इसको पकड़ने के बाद अपने आप को दो पार्ट में बांटता है, किसमें किसमें, प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल में। प्लाज्मा सेल क्या करेगा, एंटीबॉडीज बनाएगा, इसी एंटीबॉडीज बनाने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी, ह्यूमरल इम्यूनिटी।
और जो मेमोरी सेल है वो क्या करता है, फ्यूचर रिस्पॉन्स के लिए इसको याद करके रखता है। अब यही सेकंड टाइम जब सेम पैथोजन क्या करेगा, एंटर करेगा, तो मेमोरी सेल क्या करेगा, वो पहचान जाएगा, अच्छा ये तो वही एंटीजन है, अपने आप को इसको पहचान करके क्या करेगा, ये जो पहचानना, ये जो रिस्पॉन्स दिया पहचानने का, इसी को बोल देते हैं एमनेस्टिक, मतलब मेमोरी सेल एमनेस्टिक रिस्पॉन्स शो करेगा। उसके बाद मेमोरी सेल क्या होगा, प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, और कन्वर्ट होकर के क्या करेगा, एंटीबॉडीज बनाने लगेगा, क्योंकि इसको पता है किस तरह का एंटीबॉडीज मुझे चाहिए, क्योंकि ये ऑलरेडी एंटीजन आ चुका है। क्लियर है? ये हमारा क्या, प्राइमरी रिस्पॉन्स, प्राइमरी इम्यूनो रिस्पॉन्स। ठीक है, अब देखो इसी में समझते हैं क्या है, इसमें ही समझते हैं इसमें क्या बोलना चाह रहा है। देखो पैथोजन एंट्री, पहला पॉइंट में क्या होता, पैथोजन एंटर्स द बॉडी फॉर द फर्स्ट टाइम पैथोजन क्या हो, देखो वायरस बैक्टीरिया एंटर हो गए, एंटर किए। सेकंड में क्या होता है, एंटीजन रिकॉग्निशन, बी लिम्फोसाइट्स क्या करेगा, या बी सेल क्या करेगा, इस एंटीजन को क्या करेगा, देखो ये एंटीजन है, ये एंटीजन है, ये सब एंटीजन होता है। ठीक है, इस एंटीजन को बी लिम्फोसाइट्स क्या करेगा, पहचानेगा। ठीक है, उसके बाद जो बी सेल्स अपने आप को क्या रैपिडली मल्टीप्लाई करेगा, डिवाइड करेगा, मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड, एक कोई दो बार बांट दिए तो मल्टीप्लाई हो गया, एक से दो हो गए, डिवाइड किया जाए मल्टीप्लाई किया, वो दो बार में बढ़ गया। ठीक है, और ये प्राइमरी रिस्पॉन्स जैसे ये किया, अपने आप को किस में बना लिया, प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल में। तो प्लाज्मा सेल क्या किया, बी कन्वर्टेड इनटू, हाँ, ह्यूमरल इम्यूनिटी, ये एंटीबॉडीज बनाने लगा, देखो ये एंटीबॉडीज बना रहा है प्राइमरी, ये प्लाज्मा सेल क्या किया, एंटीबॉडीज बनाया। और जो मेमोरी सेल है इसको क्या कर लिया, सेल्स स्टोर्ड अवे द लेटर डिफेंस, ये क्या कर लेता है, मेमोरी बना लेता है इस तरह से कि अच्छा कौन सा है मुझे पता है। ठीक है, मेमोरी बना लिया। अब जब सेकंड टाइम सेम चीज आएगा, फर्स्ट एक्सपोजर में ये हुआ, सेकंड एक्सपोजर में क्या होगा, देखो पैथोजन फिर से अटैक करेगा, मेमोरी सेल क्या करेगा, उसको रिकॉग्नाइज करेगा, मेमोरी सेल क्या होगा, किसमें बदलेगा, प्लाज्मा सेल में, और फिर प्लाज्मा सेल क्या करेगा, मैसिव अमाउंट में एंटीबॉडीज बनाएगा और फिर इसको मारेगा। ठीक है, क्लियर है, ये दोनों। तो यहां पे हमारा ये होता है खत्म, क्या, इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। बट एक्वायर्ड इम्यूनिटी तो खत्म हो गया, लेकिन अब पढ़ना है एंटीबॉडीज के बारे में, कि एक्चुअली एंटीबॉडीज एक्चुअली में होता क्या है, कितने तरह के होते हैं, एंटीबॉडीज के कितने टाइप्स होते हैं, समझ में आया? इसके भी टाइप्स होंगे, हर किसी के टाइप्स होंगे, बायोलॉजी में हर किसी के टाइप्स होंगे। अभी यहाँ पे बता दूंगा हाँ कि इतने 5 टाइप्स, फिर जब एमबीबीएस करने जाओगे तो उस 5 के 50 टाइप्स निकलेंगे। ठीक है, दिस इज व्हाट, डॉक्टर बनना आसान नहीं है, इसलिए 7 साल पढ़ाते हैं, और बाकी नॉर्मल लोग को 3 साल 4 साल। ठीक है, और डॉक्टर 7 साल पढ़ता है, क्योंकि टाइप्स ही पढ़ते रहता है ना इसके इतने टाइप्स, उसके उतने टाइप्स। ठीक है, अब देखो जो हमारा ब्लड होता है, अब जो ब्लड होता है हमारे ब्लड, ये हम जा रहे हैं वापस 11th में, जो हमारा ब्लड जो होता है वो ब्लड में क्या क्या होते हैं, ब्लड में होते हैं आरबीसी, ठीक है, ब्लड में होता है डब्ल्यूबीसी, ब्लड में होता है प्लेटलेट्स, और ब्लड में होता है प्लाज्मा। समझ में आया? प्लाज्मा जो होता है ना, हमारा ब्लड से प्लाज्मा हटा दो, हमारे ब्लड से प्लाज्मा हटा दो, अच्छा चीनी और पानी के घोल से पानी हटा दो तो क्या बचा, चीनी बचा, समुद्र के पानी से पानी हटा दो तो क्या बचा, नमक बचा। तो प्लाज्मा हटा दो ब्लड से तो पानी नहीं बचेगा, जो हमारा ब्लड लिक्विड है ना, दैट इज बिकॉज ऑफ प्लाज्मा। समझ आया? तो फिर क्या बचेगा, यही सब है, डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट यही सब बचेगा, सॉलिड फॉर्म में हो जाएगा। लेकिन कोई आज तक किया नहीं है पहले उसको वो तो करो, लिक्विड करके सुखाओ, थोड़ा खून को उबलाओ, खून उबलता है ना, वो रियल वाला उबालो उसको, तो उसका पानी क्या होगा वेपर होगा, तब फिर कुछ बचेगा उसमें, समझे, मतलब प्लाज्मा वेपर हो गया। तो जो बोलता है मेरा खून उबल रहा है, दिखा कहाँ उबल रहा है, दिखा मुझे सॉलिड है कि नहीं, सॉलिड खून बचा कि नहीं, डब्ल्यूबीसी दिखा, इसका कहाँ है, समझे। तो प्लाज्मा हमारा क्या होता है, बॉडी का लिक्विड पोर्शन होता है। प्लेटलेट्स क्या होता है, प्लेटलेट्स हमारे बॉडी के क्लॉटिंग में मदद करता है, अभी यही पढ़ना है अभी आगे चल के। ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स इम्यून डिफेंस में करता है, और रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, ये सब। अब प्लाज्मा जो होते हैं ना, इसमें 3-4 चीज होते हैं, क्या, न्यूट्रिएंट्स होता है बहुत सारा, हम जो खाते पीते हैं, हार्मोन्स होता है, ठीक है, प्रोटीन्स होता है, कुछ कुछ वेस्ट प्रोडक्ट होता है, ठीक है, प्रोटीन्स होता है। अब हमें क्या करना है, मेन पढ़ना है प्रोटीन्स के बारे में, ब्लड में कौन कौन सा प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन किस में होगा, प्लाज्मा में ही होगा,
अब देखो, तो मैंने आप लोगों को ये बताया था कि ब्लड के कितने टाइप्स, 1 2 3 4, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी। ठीक है। अब ये जो डब्ल्यूबीसी था इसको मैंने दो पार्ट में बांट दिया था। किसमें? अब ग्रेन्यूलाइट्स और अग्रेन्यूलाइट्स। ग्रेन्यूलाइट्स में बोला था जिसमें फिल हुआ, तो क्या होगा? दाना फिल करना। तो ग्रेन्यूलाइट्स मतलब दाना, और फिल्स मतलब वो, तो न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स ये हो जाएंगे ग्रेन्यूलाइट्स। और जो अग्रेन्यूलाइट्स है, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स को हम लोग क्या बोल देते हैं? अग्रेन्यूलाइट्स। समझ गए? तो अभी मैंने क्या बताया था इसके पहले, सेकेंडरी इम्यूनो रिस्पॉन्स में और प्राइमरी इम्यूनो रिस्पॉन्स में ये जो बी सेल्स है यही एंटीबॉडीज बना रहे थे, यही डिवाइड हो रहे थे किसमें? प्लाज्मा में और मेमोरी सेल। प्लाज्मा फिर क्या कर रहा था? फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ह्यूमरल इम्यूनिटी ह्यूमरल इम्यूनिटी। नेक्स्ट टाइम में मेमोरी सेल क्या करता है? नेक्स्ट सेकेंड रिस्पॉन्स में रिकॉग्नाइज करता है और क्या करता है? फिर अपने आप को प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट कर लेता है, और कन्वर्ट करने के बाद मैक्सिमम अमाउंट में एंटीबॉडीज बनाता है कि मुझे पता है यही फॉर्मूला से अब ये बनेगा। अब फॉर्मूला बनाओ और करते रहो। तो जब मैं पहला बार प्रॉम्प्ट बना रहा था दिक्कत हो रहा था, एक बार प्रॉम्प्ट बन गया फटाफट इमेज बनाते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो ये अब देखते हैं, चलिए लिखिए नहीं, समझिए इसमें। अभी मैंने आप लोग को ये बताया था ना कि जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, यही दो तरह के होते हैं। किसमें किसमें? एक होता है बी सेल और टी सेल। बी सेल और टी सेल। ठीक। ये जो बी सेल होता है, फिर बाद में इससे कितने टाइप्स हुए? कौन कौन से? प्लाज्मा और मेमोरी सेल। अब ये जो टी सेल है ना, इसके भी कुछ कुछ टाइप्स होते हैं। ठीक है। हाँ, क्या मोबाइल? मोबाइल तो इधर हो जाओ यार, मोबाइल से भी साइड कर देंगे। अब ये जो टी सेल्स होते हैं ना, इसके भी कुछ कुछ टाइप होते हैं। एक होता है टी एच, टी के, टी एस। क्या हो सकता है बताओ? टी एच से क्या होगा? एच के एस एम, एच के एस एम, एस के एच एम। ये चार तरह का टी सेल्स होता है। क्या? टी एस, टी के, टी एच और टी एम। ये टी सेल्स होते हैं। टी सेल्स के भी चार टाइप्स। क्या क्या? जैसे ये बच्चा ना, बी सेल्स के दो टाइप्स, प्लाज्मा और मेमोरी, इसके भी होते हैं। एक होता है सप्रेसर, टी सप्रेसर बोलते हैं उसको। सप्रेसर, सप्रेसर मतलब दबाने वाला। के फॉर किलर, मारने वाला। एच फॉर हेल्पर, मदद करने वाला। और एम फॉर मम्मी नहीं, मेमोराइज। समझे? एम फॉर मेमोराइज, एक मेमोराइज करने वाला। तो ये टी सेल के भी कितने टाइप्स हो गए हमारे? चार टाइप्स हो गए। ठीक है। क्या हुआ? कुछ बोल रहे हैं क्या? विटामिन बी का कमी होगा इसीलिए। नींद आ रहा है ना? विटामिन बी का कमी होगा। विटामिन पढ़ाएंगे ना आगे चल के न्यूट्रिशन में, चैप्टर। अब देखो, ये हो गया। अब समझो यहाँ पे, तो लिख रहे थे क्या? अच्छा, अच्छा लिखना ना, इसको समझो अभी। तो इतने ब्लड के ये सब थे। आओ इसमें वापस, ब्लड, इसका स्लाइड ही नहीं बन पाया। समझिए, जैसे ये ब्लड के हो गए। अब मैंने इसी में आपको डिवाइड कर दिया, बी सेल्स में प्लाज्मा सेल्स और मेमोरी सेल्स, और टी सेल्स में क्या बता दिया? क्या क्या? सप्रेसर, एस के एच एम,
सप्रेसर, किलर, हेल्पर, मेमोराइजेशन, इसमें 4 थे। तो ये ब्लड के ये सब टाइप हो गए, समझे। अब हमें पढ़ना है क्या, ब्लड में क्या प्रोटीन होता है, क्या क्या ब्लड में प्रोटीन्स होता है। तो इसमें हमें बनाना है क्या हेडिंग, और इसमें लिखिए प्रोटीन्स इन ब्लड, प्रोटीन्स इन ब्लड। नाम सुने हैं कभी, फाइब्रिनोजेन का सुने हैं, हाँ फाइब्रिनोजेन, एल्ब्यूमिन का सुने हैं और ग्लोबुलिन का, प्रोथ्रोम्बिन, हाँ चलिए, एल्ब्यूमिन, सेकेंड ग्लोब्यूलिन, थर्ड फाइब्रिनोजेन, एंड फोर्थ प्रोथ्रोम्बिन। अभी मत लिखिए, देखिए अब ये जो होते हैं ना, समझते चलिए। हमारे ब्लड में 4 तरह के प्रोटीन्स होते हैं, क्या क्या, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजेन, और ये होता है 4%, ये होता है 2%, और ये दोनों होते हैं 1 से 2% के बीच में, ये भी 1 से 2% के बीच में, समझे क्या। और टोटल प्रोटीन जो हमारे बॉडी में होता है वो 6% समथिंग होता है हमारे ब्लड में। बाकी क्या है, बाकी प्लाज्मा है, बाकी आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, ये सब, ये प्रोटीन का बात हो रहा है। अब देखो एल्ब्यूमिन के बारे में बताए थे ना आप लोगों को कि हमारे बॉडी ब्लड में पाया जाता है एल्ब्यूमिन, और इसी को कौन लेने आता है, एनाफिलिस, फीमेल नहीं, फीमेल एनाफिलिस, है ना। हाँ वो बोलेगा हाँ वही फीमेल सही बात बोल रहे हैं हाँ वही बात डेंगू किससे होता है, मच्छर से कि वायरस से, वायरस से। तो जिस मच्छर में डेंगू वायरस होगा, जब वो मच्छर हमें काटने आएगा तब हमें डेंगू वायरस पहुंचा के जाएगा, तब हमें डेंगू होगा। नॉर्मल हर मच्छर में थोड़ी वायरस होता है, समझे क्या वर्षा, वही ना अकेला लड़का है उसको पूरा वो कर देते ना ये बात बोलना ही डर की समान है चलिए अब देखिए, ये जो ग्लोबुलिन होता है ना, ये भी 3 तरह के होता है, बहुत तरीके का निकल रहा है ना, पर ज्यादा नहीं है। हमेशा आप देखे होंगे क्या, अल्फा, बीटा, गामा, ठीक है, अल्फा बीटा गामा। तो ये जो गामा ग्लोबुलिन है ना, समझते चलिए, ये जो गामा ग्लोबुलिन है, ये जो गामा ग्लोबुलिन है, यही मदद करता है एंटीबॉडीज बनाने में, समझ आया। तो अगर पूछा जाए कि कौन सा प्रोटीन हेल्प करता है एंटीबॉडीज को बनाने में, तो क्या बोलोगे, गामा ग्लोबुलिन। इसीलिए पढ़ा रहे थे, समझे कि ब्लड में हमारे बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, गामा ग्लोबुलिन, और यही क्या कर देता है एंटीबॉडीज बनाने में। अब ये बताओ कि ये जो एल्बुमिन है और ये जो ग्लोबुलिन है, ये दोनों का रेशो कितना है, ये पता नहीं है कोई, नो वन इज हियर। किससे मिलना है आपसे, आपको अबाउट कंप्यूटर, एक्चुअली सर इज नॉट हियर, ही विल कम टुमारो, you have to come tomorrow because sir is not here, the office is closed, here this is a separate class, here we are studying about biology. देखो अब बोलेगा क्या, अरे तो इसका वो कर दो 2:1, 2:2, तो 2:1। अब आपका नीट में सवाल था, टेल मी द रेशो बिटवीन एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन। अरे भाई जैसे 4 है, एल्ब्यूमिन 4 है और ग्लोबुलिन 2 है, तो इसका जब रेशो निकालते हैं ना, तो इसको इसको डिवाइड करते हैं, तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो 2:1 ऐसे आया और इससे ज्यादा मैथ्स हमको भी नहीं आता
इससे ज्यादा थोड़ा होता तो वो भी नहीं बता पाते हो। इसलिए तो बायो लिए है। ठीक है, तो ये हमारा प्रोटीन होता है। अब क्या होता है एंटीबॉडी, अब देखते हैं हम क्या, हाँ इसमें होगा एंटीबॉडी। चलिए, ऊपर क्या नाम लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है एंटीबॉडी, और ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, इम्यूनोग्लोबुलिन। अब ग्लोबुलिन क्यों आया पता चला, क्यों, ग्लोबुलिन से ही बनता है, गामा हटा तो ग्लोबुलिन से ही बनता है। डिटेल में कोई पूछा किससे बनता है तो बोलेंगे गामा ग्लोबुलिन से बनता है। तो ग्लोबुलिन किससे आ गया, प्रोटीन के लिए ग्लोबुलिन आ गया, एंटीबॉडी के लिए। और इम्यूनो कहने का मतलब एक ऐसा प्रोटीन जो हमें बीमारियों से बचाता है या बीमारियों से लड़ता है, उसी को बोल दिया क्या, इम्यूनोग्लोबुलिन। तो कौन सा प्रोटीन लड़ता है, ग्लोबुलिन लड़ता है, और यही इसी ग्लोबुलिन को, इम्यूनोग्लोबुलिन को क्या बोल दिया गया, एंटीबॉडी। तो ऐसा प्रोटीन जो हमारी इम्यूनिटी में हेल्प करे उसे क्या बोल दिया जाएगा, इम्यूनोग्लोबुलिन, और वो क्या बनाता है हमारा, एंटीबॉडी बनाता है। ठीक है, थोड़ा सा अब क्या लग रहा है क्या होगा ये, पढ़ो, हमको तो आगे से दिखता ही नहीं, पीछे से। ये आप लोग का बुक में स्ट्रक्चर दिया होगा, दिखा देखते हैं कैसा स्ट्रक्चर दिया है। देखो आपके बुक में ये दिया हुआ है, सेम लग रहा है ना, हाँ। अब देखो समझो यहाँ पे क्या है, अब देखो ये जो आपको, इसमें तो कलर नहीं दिया है, मान के चलो ये कलर है, हाँ येलो इसको कर देते हैं, मान के चलो येलो कलर का है, ठीक है, येलो कलर का है ये, और येलो कलर के बाद ये है अपना ब्लू कलर का, पहले से ही है। चलो समझते हैं इसको। अब क्या है, एंटीबॉडीज का हम स्ट्रक्चर पता करना है। जब भी कोई भी एंटीबॉडीज होगा वो इस तरह के शेप में होगा, इस तरह के शेप में होगा। ये जो येलो वाला होता है, ये जो बड़ा होता है, जो येलो होता है, इसको हम लोग बोलते हैं हैवी चेन या फिर एच चेन। समझे क्या बोलते हैं, हैवी चेन, येलो वाला है तो ये हैवी चेन है, हैवी चेन है ये कैसा चेन है, ये भी हैवी चेन है, हैवी चेन है। ये कैसा चेन है, हैवी चेन है, ठीक है। और ये जो दोनों होता है ना, ये दोनों ब्लू वाला, इसको हम लोग बोलते हैं लाइट चेन, एल चेन या लाइट चेन, ठीक है, लाइट चेन या एल चेन। अब आओ वापस, पता चल गया। अब देखो ये जो हैवी चेन होता है, ये जो लाइट चेन होता है, इसको बोल दिए। उसके बाद ये जो हैवी चेन, ये जो हैवी चेन है, ये पूरा का पूरा देखो बड़ा सा है ना, ये कितने हैं, कितने टोटल कितने हैवी चेन है, एक दो, दो हैवी चेन हुए, तो H2 बोल सकते हैं, दो हैवी चेन। ये कितने हैं लाइट चेन, दो, तो इसे क्या बोल सकते हैं, तो आपको रेशो पूछेगा, L2 H2 L2, ना रेशो नहीं पूछेगा, फॉर्मूला पूछेगा, वो फट से डिवाइड कर दिया अभी। H1 L1, तो फिर H बचा L बचा। अब देखो तो ये हमारा एंटीबॉडीज का होता है, तो इसमें क्या होते हैं, दो हैवी चेन होते हैं और दो लाइट चेन होते हैं। यहां तक क्लियर है। अब ये जो हैवी चेन है और जो लाइट चेन है, ये जो हैवी चेन है और जो लाइट चेन है, हैवी चेन है और जो लाइट चेन है, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं एक बॉन्ड से, और उस बॉन्ड का नाम है डाई सल्फाइड। समझ में आया, कौन से बॉन्ड से, मतलब दो सल्फर के बॉन्ड से
जुड़े हुए रहेंगे। सल्फर वगैरह केमिस्ट्री वगैरह पढ़ रहे हो? हाँ, तो केमिस्ट्री पढ़ते ही होंगे सल्फर का। तो आप लोग से सवाल यही सबसे अभी पूछ सकता है कि बताओ जो हैवी चेन है और जो लाइट चेन है वो दोनों एक दूसरे से किससे जुड़े हुए होते हैं? डाइसल्फाइड बॉन्ड से। साथ ही साथ जो हैवी चेन दोनों नीचे है, देखो ये भी हैवी चेन है, ये भी है चेन, ये दोनों भी एक बॉन्ड से जुड़ते हैं जिसका नाम है क्या? डाइसल्फाइड बॉन्ड। समझ आया? तो हैवी चेन चाहे हैवी चेन लाइट चेन से जुड़े, चाहे हैवी चेन से जुड़े, दोनों किससे जुड़ा रहेगा? डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ा रहेगा। समझ में आ गया? अब ये जो होता है ना, समझते चलो। अब जैसे मान के चलो एक हैवी चेन ये हो गया, एक लाइट चेन यहां पे ये हो गया। अब इसमें आओ वापस। अब ये दोनों हैवी चेन और लाइट चेन के बीच में एक जगह होता है, यहां पे और यहां पे भी एक जगह दोनों को दे देते हैं। ये जो जगह होता है ना, इसको चाहे बोलो चाहे इसको बोलो, इस दोनों का नाम है एंटीजन बाइंडिंग साइट। तो जब एंटीबॉडीज एंटीजन को पकड़ता है मारने के लिए, तो कहां से पकड़ेगा? यहीं से, एंटीजन बाइंडिंग साइट से, यहीं से फंसाएगा। एंटीजन को कैसे फंसाएगा? एंटीजन बाइंडिंग साइट से। और इसी का दूसरा नाम है क्या? पैराटोप। समझे? ऊपर से नहीं गया, बहुत धीरे धीरे बता रहा है। ये दोनों कौन से? हैवी चेन, ये दोनों लाइट चेन। हैवी चेन लाइट चेन पता चल गया। हैवी चेन और लाइट चेन के बीच में एक तो एंटीजन बाइंडिंग साइट होता है, जैसे यहां पे भी है, ये भी हैवी चेन और लाइट चेन के बीच में है बाइंडिंग साइट। इस बाइंडिंग साइट को क्या बोल देते हैं हम लोग? पैराटोप। तो अब सवाल यह आएगा, एंटीबॉडी का वो पार्ट जो एंटीजन को पकड़ के रखता है या बाइंड करता है, उसको क्या बोलते हैं? पैराटोप बोलते हैं। अब मान के चलो ये अपना हो गया एंटीजन, हो गया ये हो गया अपना एंटीजन। अब जब एंटीबॉडी का कोई पार्ट उसको पकड़ रहा है, तो एंटीजन का भी तो कोई पार्ट पकड़ा रहा है ना? मैं किसी का हाथ पकड़ रहा हूं, तो वो भी तो, उसका भी तो हाथ पकड़ा रहा है। समझ में आया? तो एंटीजन का वो पार्ट जिसको एंटीबॉडी पकड़ता है, उसको बोल देते हैं एपिटोप। किसको? एपिटोप। कोई एंटीबॉडी ही पकड़ेगा ना, ये पकड़ाने तो नहीं आएगा। क्यों? सांप के पास थोड़ी जाते हैं हम, क्या डस सांप आता है काटने के लिए? अब सांप को छेड़ने जाओगे तो वो डसेगा ही। तो एंटीबॉडी एंटीजन के लिए क्या है? सांप ही ना है, क्योंकि एंटीबॉडी क्या करेगा? एंटीजन को मार देगा, खा लेगा। समझ में? तो एंटीजन का वो पार्ट जो एंटीबॉडी से कनेक्ट होता है उसको बोलते हैं एपिटोप, और जो एंटीबॉडी का वो पार्ट जो एंटीजन से कनेक्ट होता है उसको बोलते हैं पैराटोप। ठीक है? या फिर एंटीजन बाइंडिंग साइट हुआ। ठीक है? अब बताओ इसमें क्या नहीं समझ आया? एंटीबॉडी में पैराटोप, एपिटोप। ठीक है? सारे वर्ड इसमें क्लियर हो गए? ठीक है? एंटीबॉडी क्या है? एक वाई शेप का क्या है? प्रोटीन है। प्रोटीन है जिसको कौन प्रोड्यूस करता है? एंटीबॉडी कौन प्रोड्यूस करता है? प्लाज्मा सेल ना? नहीं नहीं, मैं बोलूंगा एंटीबॉडी कौन प्रोड्यूस करता है, कौन सा सेल, तो बोलोगे प्लाज्मा सेल। एंटीबॉडी कौन से प्रोटीन से बनता है, तब क्या बोलोगे? ग्लोबुलिन। क्या? ग्लोब्यूलिन बोलोगे। ठीक है? ये क्या करता है? एंटीबॉडी हेल्प्स रिकॉग्नाइज, पहचानने में, और न्यूट्रलाइज एंड डिस्ट्रॉय, एंटीजन को मारने में। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंटीबॉडी को इम्यूनोग्लोबिन भी बोलते हैं, मतलब आईजी भी बोलते हैं। यहां पे इम्यूनोग्लोबिन की वजह से क्या आया यहां पे? आईजी। ठीक है? अब एपिटोप कहां पे शो होता है? एंटीजन। ठीक है? एंटीबॉडीज आर स्पेसिफिक फॉर पर्टिकुलर एंटीजन, मतलब हर तरह के एंटीजन के लिए क्या होगा? अलग अलग तरह का एंटीबॉडीज बनेगा। ठीक है? क्लियर है? तो हैवी चेन पता चला, लाइट चेन पता चला, डाइसल्फाइड बॉन्ड पता चला, पैराटॉप पता चला,
एपिटोप पता चला, समझ आ गया, ऊपर से नहीं गया। हाँ ठीक है, तो ये होते हैं फिगर बायोलॉजी के, इसको थोड़ा सा देख दाख के हमें करना चाहिए बढ़िया से। ठीक है, आज एंटीबॉडीज हो गया। ठीक है, एंटीबॉडीज हो गया। कल हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज। इतना का नोट्स मैं आपको यही वाला भेज दूंगा, और तो उसको आप लोग नोट्स में उतार लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद कल हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज में क्या क्या होते हैं।